हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉट वर्क परमिट के बारे में कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है। ठीक है, तो हॉट वर्क परमिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको बताया था कि वर्क परमिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। और मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ परमिट पे, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट की पर्टिकुलरली वीडियो है कि कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट क्या होता है, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे हॉट वर्क परमिट के बारे में कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है। ठीक है, तो हॉट वर्क परमिट समझने से पहले थोड़ा सा हम वर्क परमिट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि वर्क परमिट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो वर्क परमिट की डेफिनेशन की बात करें तो वर्क परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। वर्क परमिट क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक वर्क यानी कि नॉन रूटीन वर्क को किसी स्पेसिफिक प्लेस पर करने के लिए, एक डेफिनिट टाइम में करने के लिए अथोराइज करता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन में आपको बताया कि वर्क परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक वर्क यानी कि नॉन रूटीन वर्क को किसी स्पेसिफिक प्लेस पर एक डेफिनिट टाइम पीरियड में करने के लिए ऑथराइज करता है। ठीक है, बेसिकली जो वर्क परमिट होता है ये इसलिए डिजाइन किया गया रहता है ताकि जो नॉन रूटीन वर्क होते हैं, जो भी नॉन रूटीन वर्क इंडस्ट्रीज में किया जाते हैं, उनमें जो हजार्ड एंड रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड आइडेंटिफाई करके उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए, उसके लिए अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएं। वो सब चीजें क्या होती हैं परमिट में लिखी रहती है। यानी कि परमिट में मल्टीपल चेकलिस्ट होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं जिससे उस नॉन रूटीन वर्क को करने में जो हजार्ड एंड रिस्क हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। उसके लिए उसमें मल्टीपल चेकलिस्ट होते हैं जिसको एरिया ऑनर द्वारा, जो भी मतलब वहां पे वर्क करा रहा है वहां का ऑनर, एरिया ऑनर यानी कि वहां का जो उस प्लांट में वर्क कर रहा है, जो ऑपरेटर है, वो उसके द्वारा उस परमिट को क्या किया जाता है, इंटीग्रिटी के साथ यानी कि ऑनेस्टी के साथ उसको फिलअप किया जाता है। एक एक पॉइंट चेक करके, एक एक चेकलिस्ट को चेक करके उसमें फिलअप किया जाता है। फिर अथोराइज पर्सन से उसको क्या किया जाता है, अप्रूवल लिया जाता है। एंड जो अथोराइज पर्सन होता है वो भी एक एक पॉइंट्स को चेक करता है, क्रॉस चेक करता है, देन वो क्या करता है, उस पर अप्रूवल देता है। उसके बाद वो वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड आए हैं, उसको मैं बता देता हूं। जैसे नॉन रूटीन वर्क, नॉन रूटीन वर्क यानी कि जिसकी कोई एसओपी डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्रीज हुआ, पेट्रोकेमिकल हुआ, आपकी रिफाइनरीज हुई, जो भी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे क्या है कि हर एक इक्विपमेंट को रन कराने के लिए उसकी एक एसओपी डिफाइन है। जैसे पंप चालू करना है तो पंप स्टार्ट करने का एक एसओपी डिफाइन है, रिएक्टर चलाना है तो रिएक्टर का एक एसओपी डिफाइन है कि रिएक्टर को कैसे रन करना है, कोई मटेरियल ट्रांसफर करना है, शिफ्टिंग करना है, तो सबकी एक क्या है, एसओपी डिफाइन है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन रूटीन वर्क होते हैं जो कि डेली नहीं होते हैं, उनके लिए कोई एसओपी डिफाइन नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कोई आपकी पाइपलाइन क्या हुई, लीकेज हो गई, कहीं से पंचर हो गया, आपका कोई रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर क्या हुआ, उसका ब्लेड है वो टूट गया, या कहीं उसकी वेफल्स डैमेज हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जो कि हमेशा नहीं आ रही हैं, जो कि डेली बेसिस पे नहीं आ रही हैं, वो कभी कभी आ रही हैं, तो उसके लिए कोई एसओपी डिफाइन नहीं है, उनकी कोई पर्टिकुलर एसओपी डिफाइन नहीं है। तो ऐसे वर्क को करने के लिए क्या किया जाता है, वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, वर्क परमिट का जरूरत होता है। वो डिपेंड करता है कि वो वर्क किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है उसी हिसाब से वो वर्क परमिट वहां पे इशू किए जाते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत उसमें हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसमें चेकलिस्ट लिखे रहते हैं और उनके लिए उस चेकलिस्ट में जो जो चीजें लिखी रहती हैं वो चीजें किया जाता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें होती हैं, कौन से टाइप। जैसे अभी हॉट वर्क देखेंगे हम, तो हॉट वर्क परमिट में क्या क्या चीजें होती हैं उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना तो समझ गए होंगे कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है। तो हॉट वर्क परमिट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हॉट वर्क किसे कहते हैं। तो हॉट वर्क किसे कहते हैं, तो हॉट वर्क किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा वर्क जिसे करने से फ्लेम निकलता हो, स्पार्क जनरेट होता हो या हीट जनरेट होती हो, ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे, हॉट वर्क बोलेंगे। या बेसिकली इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा वर्क जिसे करने से फायर लगने की पॉसिबिलिटीज हो,
मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसे करने से फायर लगने की पॉसिबिलिटीज हैं तो उसे हम हॉट वर्क में कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा, हॉट वर्क कहलाएगा, ठीक है। और जैसे कौन कौन से चीज होंगे, जैसे मान लीजिए आपको वेल्डिंग कहीं करना है, कटिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो इन सब में क्या होता है, फायर लगने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हॉट वर्क बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे वर्क को करने के लिए क्या चाहिए हमें, हॉट वर्क परमिट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए हमें, हॉट वर्क परमिट चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ गए आपको हॉट वर्क परमिट क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूं कि जब आपको मैं बताया हूं वर्क परमिट का ओवरव्यू, यानी कि वर्क परमिट सिस्टम का ओवरव्यू, तो उसमें मैं आपको बोला हूं कि चाहे किसी भी टाइप्स का वर्क परमिट हो, उसमें क्या सबसे मेन चीज होता है कि चाहे किसी भी टाइप्स का परमिट होगा, उसमें उसके हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करना एंड उसको एलिमिनेट करने के तरीके, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाएंगे उसके लिए, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान दी जाती हैं। तो ऐसे हॉट वर्क में भी होगा कि हॉट वर्क में करते समय हमें देखना होगा कि क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या रिस्क है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए ना कि हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि हजार्ड और रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हजार्ड क्या होता है। तो हजार्ड किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसा सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीज जो कि हार्म करने की, किसी ह्यूमन को, किसी प्रॉपर्टीज को, इन्वायरमेंट को हार्म करने की या डैमेज करने की कैपेबिलिटी यानी कि पोटेंशियल रखता हो, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो, रखता हो, उसे हम हजार्ड कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो सभी की सभी हजार्ड हैं अपने आप में, वो सभी कैपेबिलिटी रखती हैं, पोटेंशियल है उनके पास किसी चीज को हार्म पहुंचाने के, ठीक है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूं तो जैसे मान लीजिए आप पेन ले लीजिए। पेन क्या है, पेन लिखने के काम आता है, पेन किसके काम आता है, लिखने के काम आता है, लेकिन क्या वो हजार्ड है। अगर आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक आप तो वो क्या है, एक हजार्ड है अपने आप में। जब तक वो सेफ्टी, मतलब जब तक वो किसी को हार्म नहीं करेगा, जब तक उसको सही तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर उसको गलत तरीके से यूज किया जाए तो किसी को हार्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप छोटे रहे होंगे, जब क्लास में पढ़ते होंगे, तो बहुत से उसमें एक आध दो बंदे ऐसे होते हैं जो कि उनको जब किसी से झगड़ा होता है तो किसी को पेन से ही मार देते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, पेन से किसी को मारा मतलब यानी कि किसी को हार्म पहुंचा सकता है वो। तो दैट से वो एक हजार्ड है अपने आप में। बस जब तक उसको सही तरीके से कर रहे हैं तब तक कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है वो, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज किया गया तो वो क्या है कि वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, यानी कि उसमें पोटेंशियल है उस पेन में किसी को हार्म करने की, तो वो एक हजार्ड है। जैसे मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड क्रॉस करना आपको, तो रोड पे बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं, तो वो जो गाड़ियां चल रही हैं यानी कि जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उन व्हीकल्स में हजार्ड, वो एक हजार्ड है। वो व्हीकल्स क्या है, हजार्ड है, वो पोटेंशियल है उनके पास किसी को हार्म करने की। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप पहले तो आप वहां पे देखोगे अपना कि वो गाड़ी आ पाएगी कि नहीं, हम क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वहां आप असेसमेंट करते हो, ठीक है, वहां पे क्या करोगे आप, असेसमेंट कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे हो कि कितना रिस्क है। लेकिन वो क्या है कि वहां पे अगर आप क्रॉस कर रहे हो और आपको गाड़ी उड़ा दी तो आपको वो हार्म पहुंचा दी, यानी कि उस गाड़ी में वो एक गाड़ी हजार्ड है, वो व्हीकल हजार्ड है, वो आपको हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना तो समझ गए होंगे कि हजार्ड किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे रिस्क क्या होता है, रिस्क यानी कि आपको पता है किसी चीज में हजार्ड है और फिर भी उसको एक्ट कर रहे हो आप। जैसे मान लीजिए रोड का एग्जांपल मैं दूं, आपको पता है कि रोड क्रॉस करोगे गाड़ी आपको उड़ा सकती है, लेकिन फिर भी आप रिस्क ले रहे हो कि नहीं हम क्रॉस कर लेंगे, और कोई आपको गाड़ी उड़ा दे तो एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे। तो आप रिस्क ले रहे हो जानते हुए भी कि वो हजार्ड है और आप जान रहे हो कि उससे हमें हार्म पहुंच सकता है, फिर भी आप एक्ट कर रहे हो वहां पे, तो दैट्स ए रिस्क, ठीक है। आप जान रहे हो तो रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्क क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं, हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड है, ठीक है। हॉट वर्क करने में क्या क्या हजार्ड होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ मेजर हजार्ड हमने पॉइंट्स में लिख दिए हैं, ठीक है। कुछ मेजर मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिख दिया हूं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हॉट वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी पाइपलाइन में वेल्डिंग करना हो या कोई पाइपलाइन कटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है। स्पार्क वहां पे निकलेगा एंड वहां पे मतलब ये जो स्पार्क होता है फ्लाई भी होता है। जैसे मान लीजिए आप कटिंग वगैरह करते हैं ना, तो वहां से चिंगारी निकलती है, फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक हजार्ड है। अब उसका रिस्क क्या है,
उसका रिस्क क्या है, स्पार्क निकल रहा है तो इसमें रिस्क क्या है, आपकी फायर लग सकती है। अगर आप वहां पे फायर ब्लैंकेट से ब्लैंकेट आइसोलेट नहीं किए हो तो वो कहीं पे जाके फायर पकड़ सकती है, ठीक है, तो उसमें वो रिस्क है। तो पहले हम हजार्ड को ही देखते हैं क्या क्या हजार्ड है। ऐसे वो जो बिल्डिंग करते हैं उसकी कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, वो भी आपको हार्म कर सकती हैं, वो भी क्या है, आपका हजार्ड है, ठीक है। ऐसे आपका रेडिएशन निकलता है, जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग करते हैं तो बिल्डिंग करते टाइम पे रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट होती हैं, इंफ्रारेड लाइट्स निकलती हैं, जो कि जो वर्कर है जो वेल्डिंग कर रहा है उसको उसकी आईज को अगर डायरेक्ट आईज के कांटेक्ट में आ रही हैं तो आईज को क्या करती है, डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो उसमें एक हजार्ड ये है, ठीक है, हजार्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अगर उसमें अर्थिंग नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, कहीं से वायर कटा हुआ है तो क्या हो सकता है, उस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ये भी एक हजार्ड है वहां पे, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस, बहुत बार ऐसा होता है कि कन्फाइंड स्पेस में हमें जाके हॉट वर्क करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको रिएक्टर के अंदर कोई हॉट वर्क करना है, कहीं वेल्डिंग करनी है, कुछ करना है, तो रिएक्टर के अंदर आप जा रहे हो तो रिएक्टर क्या है, कन्फाइंड स्पेस है, तो वहां पे आप हॉट वर्क कर रहे हो, तो ये भी एक हजार्ड है। और एक चीज ध्यान रखना आपको कि जब भी आप कहीं कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो उस टाइम पे आपको डबल परमिट की आवश्यकता होती है। एक तो हॉट वर्क चाहिए, हॉट वर्क कर रहे हो, दूसरा आपको क्या करना होगा, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट भी लेना होगा। ऐसे अगर कहीं आप हाइट पे जाके हॉट वर्क कर रहे हो तो वहां पे हॉट वर्क के साथ साथ हाइट वर्क परमिट भी आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हजार्ड है। यहां पे हजार्ड क्या है, कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में क्या हजार्ड है कि आप अंदर गए, वहां पे बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है या कोई टॉक्सिक गैस हो सकता है, वो क्या है, एक हजार्ड है, आपको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। यानी कि वहां पे फर्टाइल भी हो सकता है, मतलब कि कोई किसी आदमी के डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब क्या है, वहां पे एक हजार्ड है। हॉट सरफेस, मतलब जहां कोई आप कटिंग कर रहे हो, कुछ भी मतलब हॉट वर्क कर रहे हो तो वहां का हॉट सरफेस किसी के टच में आ जाए, हाथ जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक हजार्ड है, हॉट सरफेस जो है। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, मान लीजिए जहां पे आप हॉट वर्क कर रहे हो वहां के एटमॉस्फेयर में फ्लेमेबल गैस का या फ्लेमेबल वेपर्स वहां पे अवेलेबल है, तो वहां पे फायर लग सकता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हजार्ड है। ऐसे बहुत सारे हजार्ड होते हैं हॉट वर्क में, ठीक है। तो हमने तो ये हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया। इसके रिस्क क्या है, इसके सबसे बड़ा इसमें मतलब हॉट वर्क में सबसे बड़ा रिस्क आता है कि फायर लग जाता है, फायर लग सकता है। फायर लगने से बहुत सारी चीजें मतलब बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, सारी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क है कि फायर लग सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो क्लियर आपको हुआ कि हॉट वर्क में क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसमें देखिए हॉट वर्क परमिट जो होता है उसमें क्या होता है, एक पेज, जनरली एक पेज होता है, उसमें क्या होगा कि आपका ऊपर रहेगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, मतलब कौन पार्टी वर्क कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, उसके बाद उसमें कहां पे वर्क करना है, कितने टाइम स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है। जैसे आपको मैं बताया था, जब वर्क परमिट का डेफिनेशन मैं बता रहा था तभी मैं आपको बताया था कि जो वर्क परमिट होता है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड में किसी वर्ग को, किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए ऑथोराइज करता है। डेफिनेट टाइम पीरियड मींस क्या हुआ कि कोई भी परमिट इशू होता है तो वो जनरल शिफ्ट के लिए होता है, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक के लिए वो अलाउ करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्क है जिससे आपका क्या है कि आपके प्रोसेस में ब्रेकडाउन आ रहा है, आपका बैच डिले जा रहा है, तो उस परमिट को क्या किया जाता है, 5:30 के बाद भी 1-2 घंटे एक्सटेंड कराया जाता है, उसके बाद क्लोज करते हैं। अदरवाइज अगर आपका 5:30 बजे से पहले ही कभी काम खत्म हो गया तो उस परमिट को क्लोज कर दिया जाता है, 5:30 बजे तक परमिट को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या एक डेफिनेट टाइम पीरियड में करने के लिए ऑथराइज करता है, ठीक है। तो उसमें कब काम स्टार्ट हुआ, कब क्लोज करना है, वो चीजें उसमें मेंशन रहेंगी, कौन पर्सन वहां पे वर्क कर रहा है उसका साइन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इमेज की जनरली दिखता कैसा है परमिट, वर्क परमिट मतलब हॉट वर्क परमिट कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद उसमें मल्टीपल चेकलिस्ट होंगी, मतलब बहुत सारे, एक चेकलिस्ट या प्रिकॉशंस लिखा रहेगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स को जो कि ज्यादा जरूरी हैं उन पॉइंट्स को यहां पे मैंने लिखा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, मतलब हॉट वर्क परमिट कहीं करवाना है तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है, चेक नियरेस्ट फायर हाइड्रेंट टू वर्किंग प्लेस रनिंग वाटर हॉस आर अवेलेबल, यानी कि जिस जगह पे जिस प्लेस पे आप हॉट वर्क कर रहे हो, यानी कि पहला तो देखिए ये भी मैं आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पर करने के लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड में करने के लिए ऑथराइज करता है परमिट, वर्क परमिट, ठीक है। तो जहां पे भी आप हॉट वर्क कर रहे हो उस एरिया तक, उस प्लेस तक
फायर हाइड्रेंट से जो हॉस पाइप होती है उस एरिया तक अवेलेबल होनी चाहिए, और वहां पे एक फायर फाइटर भी होना चाहिए यदि वहां पे ड्रिलिंग, वहां पे बिल्डिंग वगैरह हो रहा है, कटिंग वगैरह हो रहा है तो ठीक है। तो ये चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कीप सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जहां पे आप हॉट वर्क कर रहे हो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर लाइक CO2 हो गया, DCP हो गया, उसके जो सिलेंडर्स होते हैं वो वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, वो भी हेल्दी कंडीशन में, यानी कि उनका जो प्रेशर वगैरह हो एकदम सही कंडीशन में वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या देखना है, एंश्योर दैट अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन आर प्रॉपर, यानी कि आप जिस इक्विपमेंट पे वर्क कर रहे हो, हॉट वर्क, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्टर पे कर रहे हो, पंप पे कर रहे हो, तो उस इक्विपमेंट का जो है प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। एंड जो आप जैसे मान लीजिए कहीं बिल्डिंग कर रहे हो आप, तो बिल्डिंग मशीन का भी प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, बिल्डिंग मशीन का जो वायर है उस वो प्रॉपर इंसुलेशन होने चाहिए उन पे। एंड जिस इक्विपमेंट पे कर रहे हो आप, जिस इक्विपमेंट पे हॉट वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो भी आइसोलेट होनी चाहिए, वो भी वहां से या तो लोटो लगवाओ या तो कनेक्शन निकलवाओ आप, वो चीजें वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। उस चीज को आपको एंश्योर करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आपको देखना है, एंश्योर हॉट वर्क एरिया टू बी आइसोलेटेड विथ फायर ब्लैंकेट्स, यानी कि जिस एरिया में आप हॉट वर्क कर रहे हो, जहां पे आपको हॉट वर्क करना है, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्टर पे करना है, किसी पाइपलाइन पे करना है, जहां भी करना है उस एरिया के बाजू में, मतलब क्या करना है, फायर ब्लैंकेट होता है, कपड़े जैसा होता है, आपको इमेज दिख रहा होगा, उसमें क्या, उस फायर ब्लैंकेट से क्या करना है, उस एरिया को आइसोलेट करना है, ताकि अगर वहां पे आप कटिंग करो या बिल्डिंग करो तो वहां का जो स्पार्क वहां से निकल रहा है या वहां से जो फ्लेम निकल रही है वो क्या हो, बाहर ना जाए। वो जो आपका फायर ब्लैंकेट होता है ना, उस पर कोई चिंगारी वगैरह जाती है तो क्या होती है, वहां पे बुझ जाती है, उससे आगे क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फायर ब्लैंकेट से क्या होना चाहिए, वो एरिया आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या रखना है कि एंश्योर कंबस्टेबल मटेरियल आर केप्ट 35 फीट अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ हॉट वर्क, यानी कि जिस जगह आप हॉट वर्क कर रहे हो, हॉट वर्क का जो एरिया है, जो प्लेस है, वहां से 35 फीट दूर, 35 फीट दूर ही कोई, मतलब जैसे मान लीजिए आप केमिकल इंडस्ट्रीज में हो तो वहां पे जगह जगह पे क्या होते हैं, फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, कहीं कोई ड्रम रखा हुआ, कहीं मेथनॉल का ड्रम रखा है, कहीं EDC का रखा है, कुछ भी रखा है, या कोई कंबस्टेबल मटेरियल कुछ भी रखा है, तो आपको ये चीजें एंश्योर करनी है, मतलब आपको देखना है कि कोई ऐसा कंबस्टेबल मटेरियल 35 फीट से अंदर नहीं होना चाहिए, उस एरिया के 35 फीट बाहर होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, ठीक है। उस जहां पे आपको हॉट वर्क करना है उसके 35 फीट दूर आपका कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर करना है, चेक करना है, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं तो रिलेवेंट पीपीज आर यूज्ड, यानी कि जो भी पर्सन हॉट वर्क कर रहा है, जैसे कटिंग कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है, तो उसके पास उस ग्लव्स, जैसे कटिंग कर रहा है तो ग्लव्स होने चाहिए, लेदर ग्लव्स होते हैं। वैसे आपको बिल्डिंग कर रहा है तो अपने जैसे आइस के लिए उसमें होता है ना, बिल्डिंग के लिए वो शील्ड टाइप में होती है, वो होनी चाहिए। ऐसे मतलब जो भी रिलेवेंट पीपीज की आवश्यकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई पर्सन है जो कि कन्फाइंड स्पेस में जाके हॉट वर्क कर रहा है, तो कन्फाइंड स्पेस में उसके पास ऑक्सीजन के लिए यानी कि ब्रीथिंग एयर का सोर्स प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी रिलेवेंट पीपीज चाहिए उसको, जो भी चाहिए वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, वो चीजें आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग पाइपलाइंस आर एम्प्टी एंड डिस्कनेक्टेड, ठीक है। ये चीजें आपको इंश्योर करनी है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी रिएक्टर पे वर्क करना है, या किसी पंप पे वर्क करना है, या किसी पाइपलाइन पे या किसी हेडर पे वर्क करना है, तो उस हेडर पे जितनी इनकमिंग लाइनें आ रही हैं, उस रिएक्टर पे जो भी इनकमिंग लाइनें आ रही हैं, मान लीजिए किसी रिएक्टर के अंदर करना है, आउटर पे करना है, मतलब इनसाइड या आउटसाइड करना है, तो उस रिएक्टर पे जो भी इनकमिंग लाइनें आ रही हैं, जो भी वहां से लाइनें जा रही हैं, वो सारी लाइनें क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए और डिस्कनेक्टेड होनी चाहिए, या तो उन पे ब्लाइंड लगा होना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर करना है, ठीक है, ताकि वहां पे कोई ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, वहां पे आपको बिल्डिंग करनी है। पहली चीज तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी हॉट वर्क करते हैं ना,
तो कोशिश करते हैं प्लांट के अंदर हॉट वर्क को अवॉइड किया जाए, ठीक है, जहां तक हो सके उसको अवॉइड किया जाए। रनिंग प्लांट में हॉट वर्क करना पहले तो अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि नहीं हमको करना ही पड़ता है, शटडाउन लेके करना ही है उस हॉट वर्क को, तो फिर ये सारे चेकलिस्ट को फॉलो ही करना है, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ फॉलो करना है। क्योंकि आप क्या है कि ये जो परमिट होते हैं ना, परमिट भरना बहुत इजी होता है, इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी रहते हैं, यस नो या एनए का जो वो होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में या अच्छे से ध्यान न देके परमिट भरते हैं। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि परमिट जब आप फिलअप कर रहे हो तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ भरो, क्योंकि अगला कोई आदमी वहां पे वर्क करेगा, उसको कुछ इंजरी हो गई या कोई किसी को कुछ नुकसान हो गया, किसी को हार्म पहुंच गया, तो जीवन भर आप अपने को नहीं मतलब समझा पाओगे, अपने आप को समझा नहीं पाओगे, गिल्ट अपने आप में महसूस होगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि परमिट बहुत लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों की मैंने नौकरी जाते हुए देखी है इस सिस्टम में, मतलब परमिट के चक्कर में, कि उन लोगों ने क्या किया, ऐसे ही परमिट भर दिया। और देखिए परमिट आप भर रहे हो उस टाइम, तो हमेशा तो कांड होता नहीं है, कोई हमेशा कोई एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका छोटी सी गलती एक्सीडेंट कर जाती है और उस केस में लोगों की नौकरियां तक जाती हैं। क्योंकि भाई किसी के जिंदगी का सवाल है, तो कभी भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप परमिट भरो, चाहे कोई भी परमिट भर रहे हो, तो एक एक चीज को बारीकी से ध्यान दो। और जितनी चेकलिस्ट है एटलीस्ट उतने तो देखो ही देखो, उसके अलावा भी अपने आप को भी आपको देखना है कि मतलब अपने आप से भी सोचना है कि वहां पे ऐसा कोई चीज तो नहीं है जिससे किसी को हार्म पहुंच जाए, या कोई कहीं पे फायर लग जाए, या कुछ भी चीजें, कुछ भी आपको एबनॉर्मल चीजें दिख रही हैं तो उस चीज को आप ध्यान दो, उसको उस पर एक्शन लो आप, कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हो तो इस सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे 8 नंबर पे मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें क्या है, एंश्योर दैट द एटमॉस्फेयर इज फ्री ऑफ एक्सप्लोजन एंड फ्लेमेबल गैसेस। यानी कि जो जहां पे आप हॉट वर्क कर रहे हो उस एरिया के 35 फीट बताया हूं मैं, 35 फीट एरिया के अंदर कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, कोई भी फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव गैसेस यानी कि वेपर्स के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए उनके, मतलब यानी कि वहां जैसे उसके लिए आपको कोई भी सुटेबल गैस डिटेक्टर से आपको वहां पे चेक करना है कि वहां पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल का जो वेपर है उसके एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन, उसके एलियल, मतलब कोशिश तो करते हैं 0% एलियल हो उसका, लेकिन आप अगर नहीं हो रहा तो फिर भी इतना तो ध्यान रखना आपका कि जो एलियल है उससे बिलो ही होना चाहिए। एलियल और यूएल तो आप समझते ही होंगे। एलियल क्या होता है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और यूएल होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। कोई भी मटेरियल, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल तभी फायर पकड़ता है जब उसके जो वेपर की कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या है कि एलियल और यूएल के बीच में हो, मिड में हो, तभी उसमें फायर लगेगा। अगर एलियल से बिलो है तो भी फायर नहीं लगेगा, यूएल से अपर है तो भी फायर नहीं लगेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूएल से बिलो ही होना चाहिए, ठीक है, उस एरिया में, एटमॉस्फेयर में जो भी फ्लेमेबल मटेरियल के वेपर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको एंश्योर करना है, ठीक है। चेक वेल्डिंग एंड कटिंग मशीन या ड्रिलिंग मशीन, जो भी मशीन है उसकी कंडीशंस को चेक करनी है, उसकी कंडीशंस को चेक करनी है। जैसे मान लीजिए आपको वेल्डिंग करना है तो उसके वायर्स सभी प्रॉपर तरीके, मतलब इंसुलेशन होना चाहिए उन पे, जहां पे वो ज्वाइंट हो वहां भी प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो, वहां से स्पार्क ना जनरेट होता हो, वो जो मशीन है वो अर्थिंग से प्रॉपर कनेक्टेड हो, यानी कि किसी को शॉक ना लगे, मतलब इन सारी चीजों को ध्यान देना, उसकी कंडीशंस को देखने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग मशीन में भी क्या है कि उसके जो गार्ड हैं, जो ब्लेड गार्ड हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको, यानी कि जो भी मशीन्स है उनका कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटनिंग एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड इफ हॉट वर्क इनसाइड एनी वेसल्स, यानी कि अगर हमको कहीं हॉट वर्क को किसी वेसल, मतलब कन्फाइंड स्पेस में वर्क करना है, किसी वेसल के अंदर करना है, तो वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलना चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को आपको एंश्योर करना है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जिनको मैं काफी सारे पॉइंट्स को मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हॉट वर्क परमिट जो होता है उसमें ऐसे बहुत से पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिनको अच्छे से ध्यान देके आपको परमिट को फिलअप करना होता है, ठीक है। तो ये जनरली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वर्क परमिट क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, मेजर पॉइंट्स आपको मैं बता दिया। तो आई थिंक आपको हॉट वर्क परमिट समझ में आया होगा, ठीक है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।